न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर पर हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे। एबीओ सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसी में दो तीन क्वेश्चन है आरएस सिस्टम के। जरा हेडिंग डालिए। इनहेरिटेंस ऑफ आरएस सिस्टम। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तीन क्वेश्चन है केवल। पहला सवाल ये है कि किसी भी ह्यूमन में जो आरएच एंटीजन है उसकी सिंथेसिस का जो जीन है वो लोकेटेड है फर्स्ट क्रोमोसोम पर, पहले क्रोमोसोम पर है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा, आरएच एंटीजन का जो जीन है उसके दो अलील हैं। एक है कैपिटल आर एलील और एक स्मॉल आर अलील। ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। अगर कैपिटल आर अलील एक्सप्रेस करता है तो आरएच एंटीजन बनता है। और अगर ये एक्सप्रेस कर जाता है तो आरएच एंटीजन नहीं बनता है। यदि किसी ह्यूमन में आरएच एंटीजन बनेगा, बातचीत न करो, आरएच एंटीजन बनेगा तो हम कहेंगे आरएच पॉजिटिव। आरएच एंटीजन नहीं बनेगा तो कहेंगे आरएच नेगेटिव। तो यदि बन गया तो आरएच पॉजिटिव करा देगा और नहीं बना तो आरएच नेगेटिव। लेकिन चूंकि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो अलील के पाए जाएंगे पेयर। अलील के पाए जाएंगे पेयर। और पेयर होंगे कौन से देख लेते हैं। तो भाई एक पेयर होगा कैपिटल आर, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और एक होगा स्मॉल आर। यदि कैपिटल आर पेयर है तो भाई ये भी चाहता है आरएच पॉजिटिव हो, ये भी चाहता है आरएच पॉजिटिव हो, तो आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो जीनोटाइप है इससे आरएच पॉजिटिव ब्लड हो जाएगा जो कि एंटीजन बन जाएगा। ये जो जीनोटाइप है ये है डोमिनेंट, ये है रेसेसिव। ये कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल में है। ये आरएच एंटीजन बनवा देगा और अगर आरएच एंटीजन बन जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये है रेसेसिव, ये है रेसेसिव। दोनों चाहते हैं आरएच एंटीजन ना बने तो फिर नहीं बनेगा। और अगर नहीं बना तो हो जाएगा आरएच नेगेटिव। तो किसी का ब्लड आरएच पॉजिटिव होगा कि किसी का ब्लड आरएच नेगेटिव होगा वो उसमें पाए जाने वाले अलील पर डिपेंड करेगा। यदि वो कैपिटल आर होगा तो हो सकता है आरएच पॉजिटिव ही हो, कैपिटल आर हो तो आरएच पॉजिटिव हो, लेकिन स्मॉल आर होगा तो आरएच नेगेटिव हो। लिख लीजिए।
RH पॉजिटिव मैन मैरिज विद RH पॉजिटिव वुमेन, व्हाट इज possibility of RH negative child? ऑप्शन 0%, 25%, 50%, ऑप्शन 75%। तो पॉजिटिव की शादी पॉजिटिव से हुई है, क्या बच्चा नेगेटिव ब्लड का होगा? तो सामान्यतया बगैर जेनेटिक्स के जानने वाले यही कहेंगे कि पॉजिटिव की शादी अगर पॉजिटिव से हुई है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव की संभावना 0 लगा देंगे, जबकि 0 है नहीं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई है RH पॉजिटिव और शादी हुई है RH पॉजिटिव, तो अंदर से जीनोटाइप कौन सा होगा? तो अंदर से या तो ये कैपिटल आर होगा, ये तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी यही हाल है, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब दो दो संभावनाएं होती हैं और पॉसिबिलिटी हमको निकालना होता है, और हमारे पास यदि हेटेरोजाइगस की संभावना है तो हम उसी क्रॉस कराएंगे। तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे। अब क्रॉस कराते हैं, इधर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस कराएं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट देखो क्या होगा। कैपिटल आर को इसके साथ ले जाएं तो कैपिटल आर, कैपिटल आर को इसके साथ ले जाएं तो कैपिटल आर, स्मॉल आर को इसके साथ ले जाएं तो भी वही कैपिटल आर, स्मॉल आर को इसके साथ ले जाएं तो स्मॉल आर। ये कैसा है? RH पॉजिटिव। ये कैसा है? ये भी RH पॉजिटिव। ये कैसा है? ये भी RH पॉजिटिव। ये कैसा है? RH नेगेटिव। तो RH नेगेटिव की संभावना कितनी है? तो RH नेगेटिव चाइल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कहोगे एक है, एक ही तो है। कितने में से? 4 में से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। हेडिंग डालें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो पॉजिटिव के घर भी नेगेटिव बच्चा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा दिखता नहीं है। पॉजिटिव के घर अक्सर पॉजिटिव ही बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो पॉजिटिव है वो कैपिटल आर वाली पॉजिटिव है। अगर एक भी पेरेंट इसमें कैपिटल आर का होता, एक भी पेरेंट, तो बच्चे 100% क्या हो जाते? पॉजिटिव हो जाते। तो अगर एक भी पेरेंट कैपिटल आर का होता है तो बच्चे कैपिटल आर वो पॉजिटिव के हो जाते हैं। चलिए हेडिंग डालिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या वो देख लो। तो जैसा देखिए, मान लेते हैं कि ये ओवम है और इसका फ्यूजन स्पर्म से हुआ,
और बना जाइगोट, तो ये बताओ इस जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है? तो कहोगे वो ओवम का ही है, क्योंकि इसके पास बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। तो कहने का मतलब जो जाइगोट में साइटोप्लाज्म है वही इम्ब्रायो में होगा, वही चाइल्ड में होगा। तो हम सब लोगों में जितनी भी सेल हैं वो सब कहाँ से बनी है? जाइगोट से बनी है। और उन सेल में जितना भी साइटोप्लाज्म वो कहाँ से है? जाइगोट से ही है। और जाइगोट वाला कहाँ से आया? ओवम। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ओवम के साइटोप्लाज्म में कोई जीन पाया जाएगा, यदि ओवम के साइटोप्लाज्म में कोई जीन पाया जाएगा तो वही जीन हमको कहाँ मिल जाएगा? जाइगोट के साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, और फिर वही जीन हमारी हर सेल में मिल जाएगा। ऐसा कोई भी जीन जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता हो और वो इनहेरिट होता हो, कहाँ से? ओवम का मतलब मदर से, मदर से ही इनहेरिट होता हो, बच्चों में जाएगा, मतलब मदर से मेल में भी चला जाएगा और मदर से फीमेल में चला जाएगा। ऐसा कोई भी जीन जो साइटोप्लाज्म में पाया जाए और जो मदर से इनहेरिट हो चिल्ड्रंस को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक सवाल, हम सब लोगों के साइटोप्लाज्म के जितने जीन हैं वो सब मदर के हैं, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल माँ जैसे होंगे। क्यों? साइटोप्लाज्म तो मदर से ही मिला हुआ है। अब सवाल एग्जाम्पल कौन कौन से है? तो जैसे देखो, माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है और माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो हम लोगों के माइटोकांड्रिया कहाँ से मिले होंगे? मदर वाले ही होंगे। इसी तरीके से अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड होगा, उसमें भी तो उसमें डीएनए होगा, तो जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी साइटोप्लाज्मिक। तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का इनहेरिटेंस, माइटोकांड्रिया के डीएनए का इनहेरिटेंस। एक पैरामीशियम नाम का एनिमल है और उसमें एक पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम कप्पा पार्टिकल है, तो कप्पा पार्टिकल का भी इनहेरिटेंस किस में आता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कल 3 क्वेश्चन लिखना है। ऐसा कोई भी इनहेरिटेंस जिसके जीन साइटोप्लाज्म पर पाए जाते हों और वो इनहेरिट होते हों मदर से चिल्ड्रंस में, उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के मामले में जो बच्चे होते हैं वो 100% माँ के जैसे होते हैं, इसी नाते साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। दूसरा, फिर सवाल इसके एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल है माइटोकांड्रिया के जीन, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट के जीन, तीसरा है कप्पा पार्टिकल के जीन, एक और है मिराबिलिस जलापा में भी आता है। मिराबिलिस जलापा का जो फ्लावर कलर है वो किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। लेकिन मिराबिलिस जलापा में ही जो प्लास्टिड कलर है वो किसका एग्जाम्पल है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। ये लिख लो, 2 लाइनें लिखना है। द इनहेरिटेंस ऑफ जीन दैट, बातचीत ना करें, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म called as साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। These cytoplasmic inheritance of gene from mother to
child. इसी नाते that's why progeny are identical to mother in case of cytoplasmic इनहेरिटेंस। बिल्कुल मदर के जैसा होता है, इसी नाते इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल। ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना है। जीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा। दूसरा है जीन ऑफ प्लास्टिड कलर इन मिराबिलिस। और तीसरा है जीन ऑफ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। हेडिंग डालें लीथल जीन। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी जीन, ऐसा बातचीत न करें, ऐसा कोई भी जीन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि मौजूद है तो उस जीन के सर्वाइवलिटी को तय करे कि वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। फिर से सुन लेते हैं। यदि कोई भी जीन किसी ऑर्गेनिज्म में है और वो ये तय करे कि ये ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा या ये ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा, तो उसी जीन को हम कहते हैं लीथल, हिंदी में जानलेवा जीन है ये। अब ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है HbS, वो एक प्रकार का लीथल जीन है। कैसे? अब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एक लाइन जरा लिख लीजिए। द जीन दैट डिटरमाइन सर्वाइवलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म द जीन दैट इज fatal to ऑर्गेनिज्म, जो जानलेवा हो, से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। रेसेसिव
जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन। कैसे? तो यदि ये होमोजाइगस रेसेसिव है तो क्या कर देता है? डेथ ऑफ फीटस। कैसे? यदि एच बी एस जीनोटाइप है तो देखो होगा क्या। ऐसे केस में 100% आरबीसी क्या होंगी? सिकल सेप होंगी। अब आप ये बताओ, यदि 100% आरबीसी सिकल सेप होंगी तो O2 ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा डेथ ऑफ फीटस। इस बच्चे का जन्म ही नहीं होना है। 100% जानलेवा है। कहने का मतलब ये जीनोटाइप क्या है? लीथल जीनोटाइप है। तो ऐसा कोई भी जीन या ऐसा कोई भी जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन जो किसी ऑर्गेनिज्म की जान ले ले, उसके एक्सप्रेशन के चक्कर में जान चली जाए, उस पर्टिकुलर जीन को क्या कहोगे? लीथल जीन। जैसे सिकल सेल एनीमिया का जीन यदि किस कंडीशन में है? होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है तो फीटस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या? फैटल, FA जानलेवा। लिख लिया। हेडिंग डालिए नॉन अलेलिक इंटरेक्शन। नॉन अलेलिक इंटरेक्शन। नॉन अलेलिक इंटरेक्शन, इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल। पहले वो एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेशियो लिख लीजिए, फिर बताता हूं। हेडिंग है नॉन अलेलिक इंटरेक्शन। तो नॉन अलेलिक तो बाद की बात है। पहले हमको अलेलिक इंटरेक्शन तो पता चले, उसका के नॉन लगा देंगे तो नॉन अलेलिक हो जाएगा। देखो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम पेयर है और इन क्रोमोसोम पर ये कोई पर्टिकुलर जीन है जिसकी इस जीन की यहां से दूरी जो है इस जीन की यहां से दूरी वही है। इसका मतलब ये दोनों जीन सेम लोकस पर है, और अगर सेम लोकस पर है तो फिर ये अलील है। इसका मतलब हो सकता है इधर की तरफ कैपिटल ए हो, इधर की तरफ स्मॉल ए हो। इधर की तरफ कैपिटल ए है, इधर की तरफ स्मॉल ए है। इन दोनों का जो पेयर बनेगा उसको अलीलिक पेयर कहोगे, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल ए एक्सप्रेस नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है इस जगह भी कैपिटल ए ही हो। तो अगर इस जगह भी कैपिटल ए ही होगा तो भी कैपिटल ए ही एक्सप्रेस करेगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि यहां पर स्मॉल ए हो जाए तो भी कैपिटल ए ही एक्सप्रेस करेगा। चौथा ऑप्शन है कि यहां
स्मॉल ए हो जाए। अब स्मॉल ए एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि किसी जीन के दो अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और इनका जो इंट्रैक्शन होगा उसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं अलीलिक इंट्रैक्शन। और वो 3-4 इंट्रैक्शन है, या तो कैपिटल ए का इंट्रैक्शन कैपिटल ए से होगा, या तो कैपिटल ए का स्मॉल ए से होगा, या तो स्मॉल ए का स्मॉल ए से होगा। उसी से फिनोटाइप तय होंगे कि कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा कि स्मॉल ए एक्सप्रेस करेगा। तो जब कभी एक जीन के दो अलील का इंट्रैक्शन होता है और उससे एक्सप्रेशन होता है तो उसको कहते हैं अलीलिक इंट्रैक्शन। और अभी तक जितना पढ़े हो वो सब अलीलिक इंट्रैक्शन पढ़े हो। अब ये नई चीज आ गई, नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन। अब ये क्या है वो देखो, यहां पर यहाँ कैपिटल ए है और उधर स्मॉल ए है। ये क्या है? तो अभी मैंने तुरंत बताया कि ये है अलीलिक इंट्रैक्शन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी क्रोमोसोम पर कोई और भी जीन पाया जाए। जैसे ये एक और जीन पेयर है, इधर की तरफ कैपिटल बी है और इधर की तरफ कैपिटल बी है। तो ये कैपिटल बी का कैपिटल बी से क्या होगा? अलीलिक इंट्रैक्शन होगा। लेकिन हो सकता है कि इधर की तरफ क्या हो? स्मॉल बी हो, तो भी इस कैपिटल बी का स्मॉल बी से अलीलिक इंट्रैक्शन होगा। तो चाहे कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो, ये भी क्या है? तो कहोगे ये अलीलिक इंट्रैक्शन है। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी का इंट्रैक्शन अलीलिक इंट्रैक्शन, कैपिटल ए स्मॉल ए का इंट्रैक्शन अलीलिक इंट्रैक्शन। अब एक नया नजरिया यहां आया है, वो देखो। कह रहे हैं कि अगर ये इंट्रैक्शन हो जाए, मतलब इस क्रोमोसोम पर स्मॉल ए है, इस क्रोमोसोम पर स्मॉल बी है। स्मॉल ए कह रहा कि हम तब एक्सप्रेस करेंगे जब हमारे बगल में स्मॉल बी होगा, जबकि स्मॉल ए का एक्सप्रेशन तो कैपिटल ए पर डिपेंड होना चाहिए ना। यदि किसी एक जीन का एक्सप्रेशन किसी दूसरे जीन पर डिपेंड हो जाए, जो जीन ही अलग हो, जैसे कैपिटल स्मॉल ए अलग है, स्मॉल बी बिल्कुल अलग है, इन दोनों के इंट्रैक्शन से यदि कोई रिजल्ट में चेंज होने लगे तो उसी को कहोगे क्या? नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन। इसका नाम नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अलील नहीं है। ये इसका अलील है, ये इसका अलील है। तो यदि एक दूसरे अलील हैं और उनके इंट्रैक्शन से रिजल्ट चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहोगे? अलीलिक इंट्रैक्शन। लेकिन ऐसे कोई दो जीन जो आपस में अलील भी नहीं है, फिर भी उनके साथ रहने या साथ न रहने से रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। रिजल्ट चेंज होने का मतलब रेशियो जो 9:3:3:1 मिलता था, उसकी जगह देखो मिलने क्या लगा है, 9:7 मिलने लगा है, 9:3:4 मिलने लगा है, 9:3:4 या 12:3:1 मिलने लगा, या 15:1 मिलने लगा, या 13:3 मिलने लगा। तो जो कंक्लूसिव बात एक लाइन लिखा देंगे, याद कर लीजिएगा कि जब कभी एक जीन के दो अलील के बीच इंट्रैक्शन होगा तो उसको अलीलिक इंट्रैक्शन कहोगे। लेकिन एक जीन का एक अलील और दूसरे जीन का दूसरा अलील, उनके बीच के इंट्रैक्शन से फिनोटाइप अगर बदल रहा है तो उसी को कहते क्या हो? नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन। क्लियर? अब नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल इतने सारे हैं। जब जब नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन होगा तब तब F2 का फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 की जगह कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा वो सामने दिया है। जैसे एक नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन का नाम कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन होता है, अंदर नहीं पढ़ना है, तो रेशियो चेंज होकर के 9:7 हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ये स्वीट पी है, गार्डन पी नहीं है। स्वीट पी पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसी तरीके से एक इंट्रैक्शन है सप्लीमेंट्री जीन। यदि ये इंट्रैक्शन होता है तो रेशियो 9:3:4 होता है। और इसका एग्जाम्पल हेयर कलर इन माइस। यही सेम रेसेसिव एपिस्टेसिस भी होता है। रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है बता देंगे एक लाइन में।
इसका भी रेशियो 9:3:4 होता है, इसका भी एग्जाम्पल वही रहता है। एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, 12:3:1 होता है, ये आया हुआ है फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश का एग्जाम्पल है। डुप्लीकेट जीन, ये भी एक नॉन लिंक इंटरेक्शन है, 15:1 होता है, और इनहिबिटरी का 13:3 होता है, और इसका लीफ कलर इन राइस है, इसका फ्रूट कलर इन कैप्सुला। तो याद क्या रखना है, तो कम से कम ये 6 नाम याद रखिएगा, ये 6 रेशियो याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, और 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। यदि एक जीन के 2 अलील इंटरेक्ट करके फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं तो वो अलीलिक इंटरेक्शन है, और 2 अलग अलग जीन के अलील इंटरेक्ट करके फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं तो वो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है। 2 लाइनें लिख लीजिए, ये जरा बढ़ा लीजिए। The interaction between 2 allele of same gene called as allelic interaction. The interaction between 2 allele of different gene called as non-allelic interaction. बाकी यहाँ डिटेल में है नहीं सिलेबस में, तो अंदर पढ़ना नहीं, वरना बहुत सारी बातें और भी हैं। हेडिंग डालिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, जानना था, लो बता ही देते हैं। एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन, और एक होता है एपीस्टैटिक जीन। ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 नॉन अलील एक साथ आए और एक अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस जगह कैपिटल ए अलील है और इस जगह कैपिटल बी अलील है। कैपिटल ए ने कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कौन सा होगा? नॉन एलिलिक होगा। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कई प्रकार के रिजल्ट देते हैं, जैसे कैपिटल ए ने कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया, तो जिसने सप्रेस किया वो एपीस्टैटिक जीन, और जो सप्रेस हो गया वो हाइपोस्टैटिक जीन। तो एपीस्टैटिक जीन कौन से जीन होते हैं? ऐसे जीन जो किसी दूसरे नॉन अलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं। अब सप्रेस करने वाले जीन भी 2 प्रकार के होते हैं। ये एपीस्टैटिक जीन 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट और एक होते हैं रेसिव।
तो यदि इपीस्टैटिक जीन डोमिनेंट है तो उसको डोमिनेंट इपिस्टैसिस कहते हैं, और यदि इपीस्टैटिक जीन रेसेसिव है तो उसको रेसेसिव इपीस्टैसिस कहते हैं। फिर आपको ध्यान से देखो, उसमें दो एपिस्टैसिस लिखी हुई है, डोमिनेंट एपिस्टैसिस और रेसेसिव। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, यहीं लिख लीजिए। इफ टू नॉन allele pair affect in such a way that one allele suppress expression of other allele called as epistatic allele या जीन। और एपिस्टैटिक जीन दो कैटेगरी के होते हैं, जिसको सप्रेस कर देंगे या जो सप्रेस हो जाएगा वो हाइपोस्टैटिक, और जो सप्रेस करेगा वो इपीस्टैटिक। अब जो सप्रेस करेगा वो हो सकता है डोमिनेंट भी हो, तो अगर उसका नाम पे डोमिनेंट एपिस्टैसिस हो जाएगा, और जो सप्रेस करेगा हो सकता है वो रेसेसिव हो, तो वो रेसेसिव एपिस्टैसिस हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं और क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं याद करने का। हेडिंग डालें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहले तो रटने वाले सवाल देख लीजिए, फिर यहाँ एनसीईआरटी में कहानी बहुत लिखी है और उसमें कुछ रटने वाले और सवाल वो भी बता देंगे। पहले तो दो तीन चीजें रट लीजिए कि पहला सवाल ये है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो आंसर देंगे सटन एंड बावरी, और कब दिया, 1902 में। ठीक, फिर क्वेश्चन चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, तो आंसर देंगे टीएच मॉर्गन ने दिया। दूसरा सवाल कैसे दे दिया, तो कहोगे अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई। दो सवाल। इस पूरी हेडिंग को पढ़ डालोगे, कहीं ये पता नहीं चलेगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या। तो ये क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। जब मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर दिया जाए, किस आधार पर, क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर। क्रोमोसोम के बिहेवियर का मतलब है कि कैसे क्रोमोसोम का पेयर बनता है और कैसे क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग और क्रोमोसोम के सेपरेशन के आधार पर अगर हम मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर दें, तो कहेंगे यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की कई थ्योरी हैं, जैसे मेंडल की जीन थ्योरी है, वो जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको फैक्टर भी उन्होंने कह दिया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि मेंडल के थ्योरी को एक्सप्लेन करने का एक नज़रिया ये है कि एक काम करते हैं कि क्रोमोसोम का जो मूवमेंट हो रहा है या उसकी जो पेयरिंग हो रही है, क्योंकि मेंडल बताए थे ना कि अलील फैक्टर पेयर में पाए जाते हैं, फिर अगले ही जनरेशन में वो पेयर क्या हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। तो कहा क्या, इस थ्योरी में सब बताया गया है कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा जीन का बिहेवियर होता है। यदि हम क्रोमोसोम के मूवमेंट को समझ लेंगे तो हम जीन के भी बिहेवियर को समझ लेंगे, तो मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो रटने वाली 4 क्वेश्चन है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला सवाल तो यही है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो आंसर क्या देंगे? सटन एंड बाउरी। कब दिया? 1902 में। फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसी थ्योरी का किसने दिया? तो आंसर दे देंगे टी एच मॉर्गन। कैसे? बाई एक्सपेरिमेंट ओवर ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? तो कहोगे यदि मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसी को कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल एक्सप्लेन बाय क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड मूवमेंट यदि क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कर दिया जाए? एक्सप्लेन कर दिया जाए या इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसी का नाम क्या रखना पड़ेगा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या बताया था उसकी कहानी दी है, बोले वो सुनेंगे फिर पॉइंट सारे लिखेंगे। सुन लीजिए, एशियाटिक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने कब प्रेजेंट किया? 1865। पता सब आपको मैं पहले लिखा भी चुका हूँ, उसे दोबारा यहाँ सुनना है तो लिख लेना है। 1865 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने प्रेजेंट किया, लेकिन वो 1900 तक बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हुई, अनरिकॉग्नाइज रहा। कब तक? 1900 तक। 1900 में मेंडल के काम पुनः क्या हुए? रीडिस्कवर हुए, और जब रीडिस्कवर हुए तब दुनिया को बुरी बात समझ में आई। तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर 1865 से लेकर के 1900 तक मेंडल के काम अनरिकॉग्नाइज क्यों रहे? तो उसके यहाँ 4-5 कारण एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और अगर लिखे हैं तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि पुअर कम्युनिकेशन था। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब ये था कि उनकी जो बात थी
वो ज़्यादा फैली नहीं। आज के ज़माने में होता तो बहुत ज़्यादा पेपर में यहाँ वहाँ मल्टीमीडियम कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता, हो सकता किसी को समझ में आ ही जाती। एक तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर था, तो उनकी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची, और जिन लोगों तक वहाँ बात पहुँची थी उनको समझ में नहीं आई थी। दूसरी बात, सब मेंडल की थ्योरी का जो मेन आधार है वो है फैक्टर। मेंडल ने बताया था कि जो वेरिएशन आती है वो फैक्टर के नाते आती है। फैक्टर को इन्होंने कहा कि ये स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यही बेसिस है इनहेरिटेंस का, ये कई बार पूछा गया है। लोग ये कह रहे थे कि फैक्टर है क्या, चलो हम आपकी बात मान लेंगे, पहले ये तो बताओ आपकी थ्योरी का जो आधार है फैक्टर, पहले वो तो पक्का हो जाए। तो फैक्टर के फेवर में कोई ये एविडेंस नहीं दे पाए कि ये फैक्टर है। फैक्टर किसका बना होता है इसका कोई जवाब नहीं है, फैक्टर कहाँ से आता है इसका कोई जवाब नहीं है, कैसे इनिट होता है इसका कोई जवाब नहीं। तो इनके फैक्टर की थ्योरी का मेंडल के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही नहीं, मतलब उस जमाने के वैज्ञानिकों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाए, किसके फेवर में, फैक्टर के फेवर में। अब आप जब फैक्टर ही नहीं सिद्ध कर पाओगे तो फिर आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी। फिर ये लग रहा है कि आपने एक हाइपोथेसिस की और उस हाइपोथेसिस पर फिर आप हाइपोथेसिस करते चले गए। आपकी जब नींव ही नहीं है तो बिल्डिंग है ही नहीं, बात ही खत्म। तो फैक्टर के फेवर में कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो इसी नाते वैज्ञानिकों को फिर इसमें बात समझ में नहीं आई। और तीसरा जो मेन कारण था, एक्सप्लेन करने में मैथमेटिकल अप्रोच थी, वो बिल्कुल नई थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत थी, वो बात सही थी, लेकिन चूंकि बायोलॉजी में मैथमेटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नई बात थी, और नई बात जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता है। तो एनसीईआरटी में लिखा कि उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। फिर समय धीरे धीरे बदला, 1900 आया। 1900 पहुंचते पहुंचते दो तीन चीजें हुई। एक तो उनके काम को रिडिस्कवर किया गया 3 वैज्ञानिकों की तरह। कौन कौन? कार्ल कोरेन, हेगो डे व्रीज और टिसर मैक के द्वारा। फिर ये 1900 के आसपास का जो ईरा है, अब तक आते आते 2-3 चीजें और हो गई थी। थोड़ा माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गई थी। जब माइक्रोस्कोप डेवलप हो गई तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को देखा जाना संभव हो पाया कि उसकी स्टेनिंग कर देंगे, आराम से क्रोमोसोम दिखाई पड़ जाएगा। और जब क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा तो क्रोमोसोम का पेयर होना, कि कैसे पेयर में आ रहे हैं और कैसे पेयर से अलग हो रहे हैं, ये भी तो दिखाई पड़ जाएगा। तो इस समय तक जब मेंडल के काम रीडिस्कवर हुए, तब तक दुनिया का जो साइंस का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा एडवांस हो चुका था, और क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखा जाना संभव हो गया था। जैसे जैसे समय बीता, जब क्रोमोसोम के मूवमेंट को बिल्कुल स्पष्ट बातें समझ में आ गई, तो क्रोमोसोम की बिहेवियर की डिटेल स्टडी किसने की? तो इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने। किसने की? सटेन एंड बावरी ने। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट या क्रोमोसोमल बिहेवियर की स्टडी किसने की? सटेन एंड बावरी। और इन्हीं का स्टेटमेंट है क्या, कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के या मेंडल के फैक्टर के बिहेवियर का जैसा होता है। तो लोगों ने कहा जरा विस्तार से बताओ। तो विस्तार से वो क्या बताए? कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। यदि ये क्रोमोसोम पेयर में आएंगे तो चलो ठीक है, पेयर ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि इस क्रोमोसोम पर कोई फैक्टर होगा और इस क्रोमोसोम पर कोई फैक्टर होगा, तो जब क्रोमोसोम का पेयर बन जाएगा तो उस फैक्टर का भी क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा। सीधी सी बात है, एक बात। फिर दूसरी बात बताइए कि भाई ये क्रोमोसोम अलग भी तो होते हैं एनाफेज में। तो जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे ऐसे, तो रिजल्ट क्या होगा? फैक्टर फिर से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और मेंडल यही तो बता रहे हैं कि भाई पेरेंट के पास जो फैक्टर होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद फैक्टर क्या होते हैं? अलग होते हैं। बस ये नहीं बता पा रहे थे मेंडल कि भाई कैसे इकट्ठा होते हैं और कैसे अलग होते हैं। तो वो किसने बता दिया? वो सटन एंड बावरी ने बता दिया। क्या बताया? कहा कि देखो भाई, क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल जीन के बिहेवियर के जैसा है। जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो जीन या फैक्टर की पेयरिंग हो जाती है, और जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है तो जीन या फैक्टर भी सेपरेट हो जाते हैं।
और जब गैमीट बनता है तो पेयर में से एक ही क्रोमोसोम जाता है, इसी नाते एक ही फैक्टर कहाँ जाएगा, गैमीट में जाएगा। तो अब बात लोगों को, ये बात अगर मेंडल बताते तो बात वही खत्म हो जाती, समस्या होती ही नहीं। लेकिन भाई उस समय क्रोमोसोम था नहीं, क्रोमोसोम दिख नहीं रहे थे, माइक्रोस्कोप रहा होता, क्रोमोसोम दिख रहा होता तो मेंडल स्वयं बता देते। तो जो बात मेंडल नहीं बता पाए थे वो बात किसने बता दी, सटन एंड बावरी ने बता दी कि देखो भाई, जो फैक्टर हैं, जो जीन है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो जीन का पेयर बनता है, जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो जीन का पेयर अलग हो जाता है। गैमीट में एक क्रोमोसोम जाएगा तो गैमीट में एक फैक्टर जाएगा और फिर प्रोजनी में दोनों फैक्टर फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। इतनी बात समझने के लिए ही लोग वैज्ञानिक परेशान थे। इसने समझाया है सटन एंड बावरी। तो सटन एंड बावरी का ये काम है। फिर इसी आधार पर मेंडल की थ्योरी को फिर से क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। तो उसी का नाम क्या रख दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक चीज और जरा देख लो, कुछ वैज्ञानिक हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, कह रहे ये बताओ कि क्या जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो कहें बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जैसे क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं तो वैसे जीन भी पेयर में पाए जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वैसे जीन भी, अभी लिखो नहीं, इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, जीन भी सेपरेट होते हैं, बस सेपरेशन में फर्क हो गया। क्या, ध्यान से सुनिएगा, कहा गया एक क्रोमोसोम पेयर अलग हो जाता है, एक क्रोमोसोम पेयर अलग हो जाता है, बगल में अगर कोई दूसरा क्रोमोसोम पेयर है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये लोग अलग हों और चाहे अलग ना हो, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये मतलब आराम से यहाँ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। जीन में एक समस्या आगे जरा देखो, जैसे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी है और यहाँ पर स्मॉल बी है। ये बताओ कि जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हो जाएगा और कैपिटल बी स्मॉल बी से अलग हो जाएगा। ऐसा ही तो है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। यहाँ तो बिल्कुल वैसे, जब ये अलग होंगे तो ये भी अलग हो जाएंगे। लेकिन एक नजरिया और है, देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग हो जाएं और कैपिटल बी स्मॉल बी अलग ना हो? ये नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो रहे हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी को भी अलग होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कैपिटल बी स्मॉल बी का अलग होना कैपिटल ए स्मॉल ए के अलग होने पर डिपेंड कर गया ना। अगर ये दोनों लोग अलग ना हो तो क्या ये अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो डिपेंडेंसी होगी ना। तो और डिपेंडेंसी तो अच्छी चीज है नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का लॉ है। तो जीन में एक लाइन जोड़ दी गई, कहा गया कि जीन इंडिपेंडेंट अलग होते हैं, बस एक शर्त रख दी गई कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देखो जरा ध्यान से, ऐसा हो जाए अगर यहाँ कैपिटल ए हो, यहाँ स्मॉल ए हो, और दूसरे क्रोमोसोम पेयर पर यहाँ कैपिटल बी हो, स्मॉल बी हो। अब ये बताओ कि क्या कैपिटल बी स्मॉल बी का अलग होना कैपिटल ए स्मॉल ए पर डिपेंड है? बिल्कुल नहीं है। ये चाहे अलग हो और चाहे अलग ना हो, इनसे इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन मिलेगा और इस केस में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा। और क्रोमोसोम में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक जोड़ी क्रोमोसोम अलग होगा हमेशा, दूसरी जोड़ी क्रोमोसोम अलग होगा हमेशा। यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जबकि यहाँ जीन के केस में डिपेंडेंसी हो सकती है। कब? जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो डिपेंडेंसी हो जाएगी ना। और अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे तो डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, आपको टेबल पढ़ के बताना है कि उसमें से कौन जीन के बारे में लिखी है और कौन क्रोमोसोम के बारे में लिखी है। टेबल अभी पढ़ लीजिएगा, अभी आपको होमवर्क देते हैं, पहले सुन लीजिए। सटन एंड बावरी कह रहे हैं
कि क्रोमोसोम पेयर में, जीन पेयर में, क्रोमोसोम सेग्रीगेट, जीन सेग्रीगेट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बस एक चीज़ है, क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ही होता है, यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन जीन में विवाद आ गया। क्या? यदि जीन जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो जब कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग होगा तभी कैपिटल बी भी स्मॉल बी पर अलग होगा। इसका मतलब इनका अलग होना इन पर डिपेंडेंट है और इनका अलग होना इन पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए का अलग होना कैपिटल बी स्मॉल बी के अलग होने पर डिपेंड ना हो, तो कौन सी कंडीशन कर दें? ये कंडीशन कर दें। तो यदि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे तो इनका भी हमको क्या देखने को मिलेगा? इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो जीन दो कैटेगरी के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे ये दोनों डिपेंडेंट पेयर हैं और ये इंडिपेंडेंट पेयर है, जबकि क्रोमोसोम में ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है, आपको बताना है कि कौन जीन का है और कौन क्रोमोसोम का है। देखो ध्यान से, लिखा है अकर इन पेयर, अकर इन पेयर। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है भाई, पेयर में पाए जाते हैं दोनों, जीन भी और क्रोमोसोम। लिखा है सेग्रीगेट, अलग हो जाते हैं। कब? एट ए टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द पेयर, कहाँ पहुंचेगा? गैमीट। इधर देखो, ये भी लिखा है सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच ट्रांसमिटेड टू गैमीट। तो कोई अंतर दिखा नहीं, अंतर सिर्फ इस लाइन में है। यहां लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यहां लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो देखो यहां लिख दिया है कि यदि इंडिपेंडेंट पेयर होगा तो इंडिपेंडेंटली अलग होगा, और यहां कुछ नहीं लिखा, सीधे लिखा है एक पेयर अलग होता है। इसका मतलब ये है क्रोमोसोम और ये है जीन। तो यहां लिख लीजिए ये जीन है, ये क्रोमोसोम। पढ़े अब? तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से कुछ लाइनें आपको लिखनी है, वो बताएंगे तब लिखिएगा। पहले पूरा पढ़ डालते हैं। मेंडल ने पब्लिश किया अपना वर्क ऑफ इनहेरिटेंस कब? 1865। डाटा है, लेकिन बहुत सारे कारण है और इसी नाते ये क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज। कब तक? 1900 तक। कह रहे कारण बताओ, तो पहला कारण ये है, तो पहला वहां लिखा है, पहला कारण वो है, दूसरा कारण ये है, थर्ड कहाँ लिखा है, तीसरा कारण ये है और चौथा कारण ये है। ठीक है, कारण ही लिखिए। पहला कारण, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, जैसा कि आज है, इन दोज डेज, एंड इसका जिनको इनका काम था वो बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। दूसरा कारण था, यही सबसे मेन बड़ा कारण था, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर, जो मेंडल के शब्दों में था, जिसको मेंडल ने क्या कहा था? स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट, और यही कंट्रोल कर रहा क्या? एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। और कह रहा पेयर ऑफ अलील, जिसमें क्या नहीं होती है? ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके कंटेम्पोररीज मतलब जो समकालीन वैज्ञानिक थे। और क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया वो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, मेंडल वर्क सजेस्ट दैट क्या? फैक्टर जो डिस्क्रीट यूनिट है, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। कोई सिद्ध कर ही नहीं पाए कि फैक्टर नाम की चीज दुनिया में है।
और ये कारण है मेंडल अप्रोच क्या थी, मैथमेटिक टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नया था, इसी नाते क्या था, अनएक्सेप्टेबल था। तो अभी ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे 4। फिर देखो लिखा है कि 1900 आते आते 3 साइंटिस्ट हुगो डे व्रीज, कार्ल कोरेन और एरिक वान टेसरमैक, इन लोगों ने इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को। ठीक है, कोई बात नहीं। लगभग इसी समय, आल्सो बाय दिस टाइम, एडवांसमेंट हो गए किसमें, माइक्रोस्कोप, और साइंटिस्ट इस लायक हो गए कि वो केयरफुल ऑब्जर्व कर सकते थे किसको, सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन देखने लगे तो उनको क्या दिख गई, तो डिस्कवरी हो गई किसकी, क्रोमोसोम। कहा यह ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल भी हो जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है जस्ट बिफोर इस सेल डिवीजन। और इस क्रोमोसोम को देखा जाना भी क्या हो गया, संभव हो गया। ये इसी समय की बात है, मतलब सन 1900 के आसपास की बात है। उसी समय वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम खोज लिया, उसका मूवमेंट देखा जाना संभव हो पाया। अब जब संभव हो पाया तब फिर कौन लोग आए, तो लिखा है फिर 1902 में पहली बार क्रोमोसोम के मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस क्या हो गया, वर्कआउट। तो इंपॉर्टेंट है, मियोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट कब सबसे पहली बार देखा गया, तो आंसर दोगे 1902 में। और किन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने देखा। क्या नाम है, वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बॉरी। इन्होंने टिक कर लीजिए, क्या, इन्होंने बताया कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बिहेवियर ऑफ जीन होता है। और इसी बात का इस्तेमाल करके इन्होंने किसका इस्तेमाल कर लिया, क्रोमोसोम के मूवमेंट का इस्तेमाल करके क्या एक्सप्लेन कर दिया, मेंडल के लॉ। फिर ये जनरल कहानी दी है कि कैसे वो क्रोमोसोम अलग होते हैं, तो इसको भी रोक देते हैं, इसके बाद जरा पढ़ लेते हैं। ये सारी हो गई, भाई बताएंगे, इसको भी दिखा देंगे। फिर सटन उसी लाइन के बाद एक्सप्लेन्स मेंडल लॉ, उस लाइन के बाद देखो सटन एंड बाउरी ने आर्गुमेंट किया। फिर क्या आर्गुमेंट किया, तो देखो काम की बात, कि जो पेयरिंग है और क्या सेपरेशन है किसका, ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसी से क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर। मतलब जब क्रोमोसोम पेयर में आएंगे तो फैक्टर पेयर में आ जाएंगे, और जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे तो फैक्टर भी अलग हो जाएंगे। फिर इन दोनों में हो गई लड़ाई, अकेले इन्होंने बताया है, सूटन, यूनाइट द नॉलेज ऑफ क्या, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, किसके साथ जोड़ दिया, मेंडल के प्रिंसिपल, और तभी उसका नाम क्या रख दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारे पॉइंट लिखने, अभी रुक जाओ थोड़ी देर और। यहां से कहानी बदली, यहां से मॉर्गन स्टार्ट हो गए हैं, अब आते वापस। कह रहा रिकॉल कर लो जो आपने पढ़ा है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग। तो रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में 2 बातें याद रखिएगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनता है, मियोसिस में क्रोमोसोम का पेयर बनता है। तो जब पेयर ही नहीं बनता है तो पेयर अलग भी नहीं होता है, मियोसिस में पेयर बनता है तो पेयर अलग होता है। बस यही इतना रिकॉल कर। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट क्या, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। ये लाइन टिक कर लो, ये अलील की डिफिनीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अलील ऑफ ए जीन पेयर लोकेटेड ऑन होमोलागस साइट लिखा है, ये कौन सी साइट होती है, सेम लोकस है ये, सेम लोकस को होमोलागस साइट ऑन होमोलागस क्रोमोसोम। ये G1 स्टेट है, बीच में S होगा, ये G2 है। तो वैसे तो क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होती है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल मान लिया गया, तो मान लिया चेंज हो गई, डबल कर लिया।
उसके बाद मियोसिस 1 का एनाफेज है। तो भाई देखो, एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा। ये इस ये दोनों क्रोमोसोम इस पोल से अटैच हैं, दोनों क्रोमोसोम इस पोल से। तो सेपरेशन कैसा होगा? ये येलो और रेड वाले किधर जाएंगे? इधर की तरफ जाएंगे, और ऑरेंज और ग्रीन वाले इस पोल की तरफ जाएंगे। ये पहला सेपरेशन है। फिर एनाफेज 2 भी तो होगा। एनाफेज 2 में क्या होगा? ये पूरा पेयर ही मेटाफेज पे लगेगा। ये इधर लगेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा। ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया। ये 4 क्या बन गए? गैमीट बन गए। आराम से बताइएगा, अलील कब सेपरेट होते हैं? ऑप्शन एनाफेज 1 में कि एनाफेज 2? तो देखो, अलील होते कहाँ हैं? ये क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए। जब क्रोमोसोम अलग होंगे तभी तो अलील अलग होंगे, और क्रोमोसोम का अलग होना किसमें होता है? मियोसिस 1 में होता है। और देखो, ये तो भी समझा ही दिया क्या है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, 2 क्रोमोसोम पेयर, 2 पेयर होते हैं, align at the metaphase plate independently. Understand this, compare the chromosome of 4 different color in left and right column। यहाँ दिया है पॉसिबिलिटी। लेफ्ट कॉलम में जो ऑरेंज वाले हैं वो किसके साथ अलग हो रहे हैं? ग्रीन वाले। और यहाँ ऑरेंज वाले किसके साथ? रेड वाले। ऑरेंज एंड ग्रीन एक साथ जाएंगे तो येलो और रेड एक साथ जाएंगे। यहाँ ऑरेंज और रेड एक साथ जाएंगे तो येलो और ग्रीन एक साथ जाएंगे। देखो, पॉसिबिलिटी 1 में लिखा है कि जो लॉन्ग ऑरेंज है और शॉर्ट ग्रीन है वो एक पोल से अटैच है, जबकि येलो और रेड एक पोल से अटैच है। जबकि यहाँ देखो, यहाँ ऑरेंज और रेड एक पोल से अटैच है, येलो और ग्रीन एक पोल से अटैच है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगी। यहाँ देखो, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से, ये वाला क्रोमेटिड, हाँ क्रोमेटिड है इस पोल से, ये क्रोमेटिड इस पोल से, ये क्रोमेटिड इस पोल से, फिर वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो, यही तो तय हो गया था, ऑरेंज के साथ ग्रीन जाएगा कि ऑरेंज के साथ रेड जाएगा, वो यहाँ तय हुआ है। फिर यहाँ तय हुआ कि ऑरेंज के साथ ग्रीन लग गया था, तभी तो ऑरेंज के साथ ग्रीन यहाँ गैमीट में मिला है। और यहाँ ऑरेंज के साथ रेड लग गया था तो गैमीट में देखो ऑरेंज के साथ रेड मिला। ऐसा ऑरेंज रेड एग्जाम में कुछ सवाल आने वाला नहीं। या ठीक है, तो पॉइंट्स लिख लिया जाए। कहानी समझ में आ गई है? फिर से सुन लेते 5 मिनट में, फिर सारी कहानी लिख डालेंगे। मेंडल ने अपना वर्क 1865 में पब्लिश किया, 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज रहा। दूसरा, क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा? उसके 4 कारण यहाँ लिखे हैं, चारों लिखने हैं। फिर उस समय तक दुनिया में क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप बेहतर आ गई, क्रोमोसोम का देखा जाना, उसकी स्टेनिंग संभव हो पाई, तो क्रोमोसोम का मूवमेंट पहली बार 1902 में देखा गया। उसी आधार पर सटन एंड बावरी ने बताया कि हमने क्रोमोसोम का मूवमेंट देख लिया है और उसका बिहेवियर बिल्कुल जीन के बिहेवियर के जैसा होता है। उन्होंने ही बताया कि क्रोमोसोम की जो पेयरिंग और सेग्रीगेशन है वही जीन और पेयरिंग और सेग्रीगेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने बता दिया कि क्रोमोसोम के बिहेवियर का जो नॉलेज है उसको मेंडल के लॉ के साथ जोड़ के समझा जाए तो उसी को कहोगे क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो 3 लाइनें तो वो आप रटने वाली लिख ही चुके हो, बाकी लिखना है तो देख देख के लिखते चलेंगे। लिखिए, जैसे क्रम बोलेंगे उसी क्रम में लिखिएगा। लिखिए 1865 और उसके सामने एरो करके लिखिए 1865 और एरो करके लिखिए मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस। बातचीत ना करें, जिस क्रम में बता रहे हैं उसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए 1865, उसके सामने लिखिए मेंडल पब्लिश हिज वर्क, बस इतना लिख दीजिए। वर्क, फिर उसके सामने फिर एरो करके लिखिए रिमेन अनरिकॉग्नाइज, रिमेन
अनरिकॉग्नाइज कब तक? टिल 1900, टिल 1900 बिकाज। बिकाज के बाद एरो करिए, नई लाइन से आ जाइए, नई लाइन से लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट ऐसे लिखिएगा। पहला कारण ये लिखिए, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, बस इतना, जितना अंडरलाइन किए, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, सो वर्क नॉट वाइडली पब्लिश, ये समस्या थी। सो वर्क नॉट वाइडली पब्लिश, ठीक, एक कारण। फिर लिखिए सेकंड, सेकंड ये लिखिए, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर क्या था? नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। और क्यों एक्सेप्ट नहीं था? तो यहां लिखिए, तीसरा कारण लिखिए, मेंडल could not provide any physical proof for existence of factor। चौथा लिखना है, सॉरी रुक जाओ, पहला लिख लिया कम्युनिकेशन, दूसरा लिख दिया हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकाज, बिकाज करके थर्ड लिख दीजिएगा ऐसे, थर्ड ये लिखिए, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, नहीं दे पाए। जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिए, जितना हाईलाइट है। लिख लिया? और चौथा कारण लिख लीजिए ये, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये चौथा कारण। ठीक है, साइड में जरा लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए मेंडल फैक्टर, इनसे जुड़े दो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, वो भी खूब पूछे गए। मेंडल फैक्टर से जुड़े 3 क्वेश्चन। पहली लाइन तो ये लिख लीजिए, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, एक लाइन। क्या लिखोगे? स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, एक लाइन। और दूसरा, इन पेयर ऑफ अलील, इन पेयर ऑफ अलील, एरो करके लिखिए, अलील डिड नॉट ब्लेंड, इन पेयर ऑफ अलील, एरो करके लिखिए, अलील डिड नॉट ब्लेंड। ये दोनों लाइनें पूछी जा चुकी हैं। ठीक, अब लिखिए
नई लाइन से फ्रेश 1900, उसके सामने एरो करके लिखिए, उसके सामने एरो करके लिखिए रीडिस्कवर, सॉरी एरो करके लिए 3 साइंटिस्ट, ये जो लिखा है पूरी लाइन, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट, यहां तक। फिर लिखिए नई लाइन से सेम टाइम, सेम टाइम, नई लाइन से लिखिएगा सेम टाइम, उसके आगे पहला एरो लिखिए एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, दूसरा लिखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेम टाइम के सामने लिखना है, ऐसे लिखिएगा सेम टाइम, उसी समय कई घटनाएं हुई, जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन आसानी से हो सका, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, उसी समय कई घटनाएं हुई, एक तो माइक्रोस्कोप एडवांस हो गई, दूसरा केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल डिवीजन संभव हो पाया, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम हो गई, और चौथा क्रोमोसोम विजुलाइज बाय स्टेनिंग, ये 4 घटनाएं हुई, क्रोमोसोम विजुलाइज बाय स्टेनिंग। अब चूंकि ये 4 बातें हो चुकी हैं तो इसका रिजल्ट दिखाई पड़ा, लिख लिया यहां तक। अब नई लाइन से ये लिखिए 1902, फिर एरो, और एरो करके लिखिए, जो लिखा वही लिखिएगा, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वर्कआउट, यह सच क्वेश्चन आ सकता है, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का मूवमेंट पूरी तरीके से वर्कआउट कब किया गया, तो आंसर देंगे 1902 में किया गया। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखोगे, फिर नई लाइन से यही लिखोगे 1902, उसके सामने एरो करके लिखोगे, ये लिखेंगे पूरा, वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बाउरी नोटेड दैट, क्या, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, और इसका इस्तेमाल कर दिया किसका, यूज ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन्स मेंडल्स लॉ, इतना लिखना है। सटन एंड बाउरी, सटन एंड बाउरी आर्गूड दैट, और ये कलर बदल के लिखिएगा, आर्गूड दैट, क्या आर्गुमेंट है इनका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, हिंदी में जब पेयरिंग होगी तो पेयर बन जाएगा, और जब सेपरेशन होगा तो अलग हो जाएंगे, यही तो मेंडल बता नहीं पा रहे थे। आखिरी लाइन, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो या तो आंसर आपको मिल जाएगा सटन एंड बाउरी, और अगर ना मिले तो अकेले फिर क्या देंगे, सटन देंगे। लास्ट लाइन लिख लीजिए, लास्ट लाइन सटन यूनाइट, ये ऐसा एग्जाम में लाइन आएगी, सटन यूनाइट किसको, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, जोड़ दिया,
Certain unite knowledge of Mendelian principle and knowledge of chromosome separation. Knowledge of chromosome separation with Mendelian principle, और उसके सामने एरो करके लिख दीजिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, 2 लाइनें स्पेशल लिख लीजिए। पहली लाइन एरो करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक लाइन ये है कि फैक्टर या अलील कहां पाए जाते हैं, तो कहोगे होमोलागस साइट ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, एज सच एग्जाम में आ जाएगी। दूसरा, जब क्रोमोसोम इकट्ठा होंगे तो फैक्टर भी पेयर में आ जाएंगे, और जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो फैक्टर भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर कब अलग होंगे, मियोसिस 1 में कि मियोसिस 2 में है? तो कहोगे मियोसिस 1 में सेपरेट होंगे। 2 लाइनें लिखो। एक लाइन तो ये है, देखो एनसीईआरटी में वहां सब बिखरी लाइनें लिखी हैं, आपको सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जा रहा है। ये लिख लो, ये यहां तक 2 allele of a gene pair, 2 allele of a gene pair कहाँ लोकेटेड हैं, तो ये बताओगे होमोलागस साइट ऑन होमोलागस क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एट सेम लोकस। सेम लोकस को ही होमोलागस साइट कहा गया है। लिख ले, लिखिए जीन या फैक्टर, जीन या फैक्टर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम, जीन या फैक्टर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम 10 एज क्रोमोसोम, एज क्रोमोसोम कम इन पेयर, जैसे वो पेयर में आते हैं। एज क्रोमोसोम कम इन पेयर, कम करके लिखिए, फैक्टर या अलील, फैक्टर या अलील बिकम इन पेयर, बट दीज फैक्टर सेपरेट, अलग हो जाएंगे। ये आया हुआ सवाल है कि फैक्टर अलग कब होते हैं। दीज फैक्टर सेपरेट विद सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेट विद सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, कदर बदल के लिखिए एट मियोसिस 1, एट मियोसिस 1 या एनाफेज 1, एनाफेज 1। थोड़ा सा बेटा ये भी लिख लो, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए हेडिंग। ये टेबल बना लीजिए। इधर की तरफ क्या लिखोगे, जीन, और इधर की तरफ क्या लिखोगे, क्रोमोसोम, और जो लिखा उसको लिख डालिए। चलो, हेडिंग डालो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हेडिंग में ही ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। हेडिंग डालें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। शुरू करें। सुन लीजिए पहले 2-3 रटने वाले सवाल। ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आंसर देंगे बैटसन एंड पनेट। सुन लीजिए, ये नहीं टी.एच. मॉर्गन नहीं है,
बैटसन एंड पनेट ने खोजा था, लेकिन उन्होंने इसका नाम कपलिंग और रिपल्सन रख दिया था, लिंकेज नहीं कहा था। तो फिर लिंकेज को लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन किसने कहा? तो आंसर देंगे क्या? टी.एच. मॉर्गन। तो क्वेश्चन पूछा टर्म लिंकेज और टर्म रिकॉम्बिनेशन किसका दिया हुआ है? तो कहोगे इन्हीं का दिया है, टी.एच. मॉर्गन का। एक और क्वेश्चन, इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किस आधार पर दिया? तो कहोगे एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? ड्रोसोफिला मेलैनोगैस्टर या इसको फ्रूट फ्लाई। तो क्वेश्चन पूछते हैं आखिर इसी पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया? मेंडल इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर कर गए, इनको भी कोई पौधा ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने किस पे किया? ड्रोसोफिला पे किया। क्योंकि दो तीन चीजें चाहते थे लोग। ये सवाल उठता है कि मेंडल के लॉ केवल पौधों पे लागू हैं, एनिमल पे लागू ही नहीं है। तो ये भी सिद्ध करना था कि नहीं, लॉ सब जगह लागू है। फिर सवाल यह है कि आखिर ड्रोसोफिला मक्खी फ्रूट फ्लाई का ही चुनाव क्यों किया? तो उसके कई कारण हैं। उसका वही जवाब है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? तो जो जवाब वो दिए थे वही जवाब यहां लागू है। पहला, ऐसा एनिमल चुनना चाहिए जिसकी लाइफ साइकिल छोटी हो। क्यों? तो रिजल्ट जल्दी हमको मिल जाएंगे, प्रोजनी। दूसरी बात, ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल 2 हफ्ते की है, तो हर 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि मेंडल ने कहा था कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो साफ साफ नजर आए, कंट्रास्टिंग ट्रेट। यहां बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट है, जैसे लाल आंखें, रेड आई बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगे, व्हाइट आई बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगे। दूसरी खास बात। तीसरा, भाई मटर के पौधे में मेल पौधा और फीमेल पौधा तो था नहीं, मेंडल वहां सेफ थे, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने चुन लिया कि ये मटर का पौधा फीमेल मानेंगे और ये मेल मानेंगे। कैसे? जिसका इमैस्कुलेशन कर देंगे उसको फीमेल मान लेंगे, और जिसका इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे उसको मेल। कि मेल वाले का इमैस्कुलेशन कर देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। ठीक है। एक और बात, यहाँ लेकिन जो फ्रूट फ्लाई है वो मेल फीमेल अलग ही है, तो टेंशन ही खत्म, इमैस्कुलेशन का बवाल ही यहाँ नहीं है। मेल एनिमल अलग है, फीमेल एनिमल अलग है। अच्छा, छोटी सी मक्खी है, कैसे पहचानोगे कि ये मेल है ये फीमेल है? तो जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करे वो फीमेल है, जो मक्खी कम लड़ाई झगड़ा करे वो मेल? ऐसा तो है नहीं। मेल फीमेल पहचानने का कोई तरीका होगा है क्या? तो यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं। जैसे मेल काकरोच फीमेल काकरोच से क्या है, अलग है। किस मामले में? अरे एनल स्टाइल जिसमें है वो मेल और जिसमें नहीं है वो फीमेल। ऐसे बहुत सारे, तो वैसे यहां भी होगा। तो 3-4 कारण थे, उसी आधार पर इन्होंने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई का चुनाव किया। एक और खास बात, मेंडल के मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट करने से पहले मॉर्गन ने सब खोज लिया था। क्या? कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और इसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं। ये पहले से ही खोज लिया था। वो 3 कैरेक्टर के नाम कौन कौन से हैं? तो बॉडी का कलर, आई का कलर और विंग का साइज। ये इनके एक्सपेरिमेंट से पहले की खोज है कि भाई ये 3 कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम पर हैं। तो सोचने वाली बात है, यदि कैरेक्टर का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तो फीमेल में तो 2 एक्स होते हैं, तो इसका मतलब जीन पेयर में होगा, और मेल में 1 एक्स होता है, इसका मतलब जीन अनपेयर होगा। तो ये एक समस्या थी मॉर्गन के सामने कि उन पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। क्यों भाई? अगर जीन पेयर में होगा तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं बनेंगे? अगर जीन पेयर में होगा तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर जीन पेयर में नहीं होगा तो केवल 2 कॉम्बिनेशन, कि जीन है कि जीन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कतें थी, लेकिन मॉर्गन ने उसको कंपनसेट कर लिया। ये सब रटने वाला है, तो हम जिस फ्लो में लिखेंगे आप उसी फ्लो में लिख लीजिए। फिर हमको समझना क्या है, हमको इनका एक्सपेरिमेंट समझना है एक बात,
और एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता करना है कि ये लिंकेज क्या है और ये रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो पहले रटने वाला खत्म करते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते चले। लिंकेज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फर्स्टली observed by Bateson and Punnett as coupling and repulsion। ऑब्जर्व सबसे पहला इन्हीं का काम है। बैटिसन एंड पनेट। अगर डिस्कवर बाई तो आंसर देंगे टी एच मॉर्गन। कैसे? फिर क्वेश्चन पूछेगा टर्म, ये शब्द भी इन्हीं का दिया हुआ है। टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी किसने दिया है? टी एच मॉर्गन। फिर मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किस पर किए हैं? तो कहोगे फ्रूट फ्लाई पर किए हैं, या ड्रोसोफिला मिलेनो गैस्टर पर किए हैं। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है आखिर इसी का चुनाव क्यों किए? तो कई कारण थे। पहला, क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल बी, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। फीमेल फ्लाई, मेल फीमेल अलग करना बड़ा आसान था। दूसरा, शार्ट लाइफ स्पान, कितनी देर की? 2 हफ्ते की। फायदा क्या था? अर्ली रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरा, सेवरल बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट थे जिनको आसानी से देख सकते थे। इजिली ऑब्जर्व अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। मॉर्गन ने
अपने एक्सपेरिमेंट में 3 कैरेक्टर, क्वेश्चन पूछेगा कितने कैरेक्टर थे, तो 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन से? बॉडी का कलर, एक आई का कलर और एक विंग का साइज। और तीनों कैरेक्टर के जीन कहाँ थे? तो लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। और अगर जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा तो फीमेल में 2 एक्स होंगे और मेल में 1 एक्स होगा। इसी नाते इन जीन का एक्सप्रेशन मेल और फीमेल में सेम होगा कि डिफरेंट? तो डिफरेंट होगा। यहां तक हो गया। बताओ काहे बताते क्यों नहीं हो? सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस मेनी प्रोजनी। एक मेटिंग से एक ही बच्चा हो तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे, वेरिएशन कहां से आएगा? तो एक मीटिंग से कई बच्चे मिलेंगे तो रिजल्ट में वेरिएशन होने की संभावना बनी रहेगी। चलो लिखो, मॉर्गन सेलेक्ट कितने कैरेक्टर बेटा? 3 कैरेक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और वो 3 कैरेक्टर कौन से थे? बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज। जीन फॉर these 3 character located over X क्रोमोसोम। इसी नाते ये जो जीन होंगे वो पेयर होंगे किसमें? पेयर इन फीमेल और अनपेयर इन मेल। और इसी नाते जीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा किसमें? मेल एंड फीमेल। डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ये जो एक्स लिंक्ड, एक्स जीन पर है तो इसी नाते एक्स लिंक्ड जीन कहोगे। इसी नाते इनको क्या कहते हो? एक्स लिंक्ड जीन। और एक्स लिंक्ड जीन तो हीमोफीलिया भी है ना, तो हीमोफीलिया की होने की संभावना मेल में ज्यादा होती, फीमेल में कम होती है, क्योंकि जीन किस पर है? एक्स क्रोमोसोम पर है। एक्स क्रोमोसोम मेल में अनपेयर है, जीन अनपेयर होगा, और फीमेल में पेयर है तो जीन पेयर होगा। और इसी नाते एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा किसमें? मेल एंड फीमेल। अब कैरेक्टर लिख लीजिए। अब कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। मॉर्गन और उनकी टीम ने पहले ही बता रखा है कि जो 3 कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो तीनों कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पर हैं। जैसे एक जीन है बॉडी के कलर के लिए, एक जीन है आई के कलर के लिए और एक जीन है विंग के साइज के लिए। ठीक है, ये तीनों जीन मैंने एक सिंबॉलिक तरीके से दिखा दिया कि एक्स क्रोमोसोम पर हैं। बॉडी के कलर के मामले में 2 कलर होते हैं, ब्राउन कलर और येलो कलर।
जो ब्राउन कलर है उसके लिए जीन जिम्मेदार है Y+ और येलो कलर के लिए जीन जिम्मेदार है Y। जिनमें जिनमें प्लस लिखा है वो सब के सब वाइल्ड टाइप होते हैं। जितने फिनोटाइप वाइल्ड टाइप के होंगे, ओरिजिनल फिनोटाइप, वाइल्ड फिनोटाइप मतलब ओरिजिनल फिनोटाइप, उन सब के जीन में प्लस लगा है, और जो मॉडिफाइड होंगे उनमें प्लस नहीं लगा है। तो वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडी, नॉर्मल टाइप येलो डाई, वाइल्ड कलर ऑफ आई रेड आई है, और नॉर्मल कलर व्हाइट है। नॉर्मल कलर ही क्या है? वाइल्ड है। नॉर्मल साइज ही क्या है? विंग वाइल्ड है। जबकि मिनिएचर विंग क्या है? मॉडिफाइड है। कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो सब में प्लस का साइन लगा है और कहीं नहीं लगा है। जैसे येलो बॉडी में प्लस लगा है, ब्राउन बॉडी में प्लस लगा है, येलो बॉडी में नहीं लगा है। रेड आई के लिए W+ है, व्हाइट आई के लिए सिर्फ W है। नॉर्मल विंग के लिए M+ है और मिनिएचर के लिए M है केवल। तो जिनमें जिनमें वाइल्ड टाइप का होगा उसमें हमको क्या मिलेगा? प्लस साइन मिलेगा। ठीक। अब सवाल है कि वाइल्ड का मतलब डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन की दो संभावनाएं होती हैं भाई, या तो Y+Y+ हो तो भी Y+ एक्सप्रेस कर जाएगा, या तो Y हो तो भी Y+ एक्सप्रेस कर जाएगा। लेकिन ये कब एक्सप्रेस करेगा? ये तो जब रेसेसिव दोनों होंगे तभी एक्सप्रेस करेगा। वही हाल यहाँ है, W+W+ होगा तब भी रेड आई, W+ के साथ W होगा तब भी रेड आई। अगर सिर्फ W है तो व्हाइट आई। वही हाल यहाँ है, अगर M+M+ है तो नॉर्मल विंग, M+ के साथ M लिखा है तब भी नॉर्मल विंग जो कि वाइल्ड जीन है, और अगर MM है तो मिनिएचर। तो ये तो सिंपल सी बात, इसमें कोई खास बात नहीं। ये फीमेल का हमने कॉम्बिनेशन लिखा है, यदि मेल का लिखा जाएगा तो मेल का एक ही कॉम्बिनेशन है, या तो Y+ है या तो Y+ नहीं है, उसकी जगह फिर Y होगा केवल। अब क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस की स्थिति ये है, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं और कोई 2 कैरेक्टर हम एक साथ लेके क्रॉस कराएंगे। देखो क्या ले लिया, एक तरफ ले लिया बॉडी का कलर और साथ में क्या ले लिया? आई का कलर। तो बॉडी में येलो बॉडी व्हाइट आई, ये दोनों कौन से कैरेक्टर हैं? रेसेसिव कैरेक्टर हैं। और ये दोनों कौन से हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। मेंडल बताए थे ना कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना तो एक तरफ 2 रेसेसिव लेना, एक तरफ 2 डोमिनेंट लेना। इन्होंने वही किया, जो डोमिनेंट कैरेक्टर लिए वो मेल में लिए और जो रेसेसिव कैरेक्टर लिए वो फीमेल में लिए और क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का मतलब है कि इनका इनसे क्रॉस कराएंगे तो F1 प्रोजनी बनेगी। ये बताओ F1 प्रोजनी किसके जैसी होगी? तो F1 प्रोजनी डोमिनेंट कैरेक्टर जैसी होती है। फिर F1 की F1 से सेल्फिंग कराएंगे तब क्या बनाएंगे? F2 बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, F2 प्रोजनी अगर ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे ना होते और लिंकेज ना होता तो रेशियो देखो क्या होता। रेशियो होता 9:3:3:1। हाँ या ना? इसमें 9+1 ये दोनों क्या होते? पेरेंटल। और 3+3 ये क्या होते? रिकॉम्बिनेंट। इनका परसेंटेज कितना था? 62.5। इसका कितना था? 37.5। लिखो नहीं क्यों, सुन लो। ये तो तब होता जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, और वो तब होगा जब जीन एक क्रोमोसोम पर नहीं मौजूद होंगे। अभी जो पढ़ रहे हो वो जीन तो एक ही क्रोमोसोम पर है, तो यदि जीन एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो होगा क्या? तो हो जाएगा लिंकेज। यही मॉर्गन बता रहे हैं। और जब लिंकेज हो जाएगा तो क्या ये 9:3:1 मिलेगा? तो कहोगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। और चेंज होके क्या होगा? तो चेंज कुछ ऐसा होगा कि ये संख्या पेरेंटल है, ये संख्या क्या है? पेरेंटल। इन दोनों की संख्या बढ़ जाएगी तो किनकी संख्या घट जाएगी? रिकॉम्बिनेंट की संख्या घट जाएगी। तो
तो रिजल्ट देखो क्या मिला। ये पेरेंटल ट्रेट है, ये भी क्या है, पेरेंटल ट्रेट है। येलो बॉडी व्हाइट आई पेरेंटल है, ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंटल है। F2 में पेरेंटल कितने मिल गए, सामान्यतः मिलते कितने थे, 62.5 मिलते थे और मिल कितने गए, 98.7। ये बताओ पेरेंटल बढ़े हैं कि घटे हैं, बढ़े हैं। और अच्छा देखो, अगर हम येलो बॉडी के साथ रेड आई ले लें तो ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, या येलो बॉडी के साथ व्हाइट, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई ले लें तो भी क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। तो येलो बॉडी के साथ रेड आई ले लिया, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई ले लिया, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। अगर ऐसा कुछ ना होता तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कितना मिलता है, 37.5, मिला कितना, 1.3। मेंडल जीवित नहीं है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मॉर्गन का दिमाग चल नहीं रहा है। वो तो बताए थे कि वो मिलेंगे 62.5, वो मिलेंगे 37.5, और यहाँ कहानी बदल गई है। वो बहुत ज़्यादा मिले हैं जो एक्सपेक्टेशन था, और वो बहुत कम मिले हैं। कहा हो सकता हमारे एक्सपेरिमेंट में गलती हो गई हो, लॉ बदल देते हैं। तो इन्होंने करेक्टर बदल दिए। अब करेक्टर क्या ले लिए, आई कलर को विंग के साइज के, इधर भी आई कलर है, इधर भी आई कलर है, बस अब आई कलर को इसके साथ ले लिए, विंग के साथ ले लिए। तो इधर की तरफ व्हाइट आई मिनिएचर विंग, दोनों रेसेसिव करेक्टर, इधर की तरफ रेड आई नॉर्मल विंग, दोनों डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। और क्रॉस करा के वही प्रक्रिया, पहले F1 बनाए, उसके बाद सेल्फिंग करके F2 बनाए, और जब F2 बनाए तो रिजल्ट देखो भाई, ये दोनों क्या हैं, पेरेंटल मैंने व्हाइट आई मिनिएचर, ये दोनों भी क्या हैं, पेरेंटल रेड आई नॉर्मल, पेरेंटल अलग लिख दिया। रिकॉम्बिनेशन देखो भाई, व्हाइट आई के साथ नॉर्मल चला जाए और रेड आई के साथ मिनिएचर चला जाए, तभी ये तो रिकॉम्बिनेशन होगा। व्हाइट आई के साथ नॉर्मल और रेड आई के साथ मिनिएचर, ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। परसेंटेज निकाला गया तो देखो परसेंटेज ये मिला है 62.8, मिलना कितना था, और रिकॉम्बिनेंट देखो 37.2 मिला, और मिलना कितना था। तो एक बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई, दोनों क्रॉस में एक कॉमन बात है, क्या, दोनों क्रॉस में पेरेंटल का परसेंटेज बढ़ गया है, यहां बहुत बढ़ गया है, यहां उतना नहीं बढ़ा है। 62.5 से 62.8 थोड़ा तो बढ़ा, और ये 37.5 से 37.2 थोड़ा तो घटा, और यहां बहुत घट गया। तो तब मॉर्गन ने कहा देखो ये तो बिल्कुल तय है कि पेरेंटल का परसेंटेज बढ़ेगा और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज घटेगा। कब, तो जब जीन एक क्रोमोसोम पर होंगे। वहीं से इनके दिमाग में बात आई क्या, कि यदि कोई जीन एक क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो वो आपस में लिंक होंगे, क्या होंगे, आपस में लिंक होंगे। फिर लोगों ने इनसे पूछा चलो ठीक है लिंक हैं, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, ये तीनों आपस में लिंक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन कितना लिंक है, कितना जुड़े हैं, क्या 100% लिंक है। अगर 100% लिंक हो जाएंगे तो कभी रिकॉम्बिनेंट मिलेगा ही नहीं, तो 100% लिंक नहीं है तो कितना लिंक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि जिसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिले वो जीन बहुत ज्यादा लिंक है, और जिसमें रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर मिल जाए वो जीन कम लिंक है। लिंक कब नहीं है, अगर आंसर ये मिलता, अगर आंसर ये मिलता तो लिंकेज नहीं होती। तो काम की बात, ये बताओ आई का कलर इस क्लास में भी है, इस क्लास में भी है, ये बताओ आई का कलर बॉडी के कलर वाले जीन से ज्यादा लिंक है कि आई का कलर विंग के साइज वाले जीन से ज्यादा लिंक है। तो दिख रहा है आई के कलर को जब बॉडी के कलर से ले रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट बहुत कम मिल रहा है, इसका मतलब टाइटली लिंक है। और जब इससे क्रॉस करा रहे हैं आई के कलर का विंग के साइज से तो उतना कम नहीं मिल रहे, ठीक ठाक मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लूजली। तो बताओ, आराम से बताइएगा, आई के कलर का जीन कौन सा है,
आई के कलर का जीन है डब्लू। बताओ डब्लू जो जीन है वो वाई जीन से ज्यादा लिंक है कि एम जीन से ज्यादा लिंक है? डब्लू जीन वाई से ज्यादा लिंक है कि एम से ज्यादा लिंक है? तो कहोगे वाई से ज्यादा लिंक है और एम से कम लिंक है। इसी को मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया क्या, कि भाई अगर जीन ज्यादा दूरी पर पाए जाते हैं तो लिंकेज कम होती है, और अगर कम दूरी पर पाए जाते हैं तो लिंकेज ज्यादा। तो ये बताओ कि जो डब्लू जीन है वो वाई के ज्यादा करीब है कि एम के ज्यादा करीब है? तो यहां देख लेते हैं। ये बताओ आई कलर का जीन इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है? तो कहोगे आई कलर का जीन बॉडी कलर के ज्यादा करीब है, जबकि है इसके भी करीब लेकिन कम करीब है। इसी नाते जब इन दोनों कैरेक्टर को लेते हो तो पेरेंटल कितना मिल गया? 98 से ज्यादा मिल गया। इसका मतलब बहुत ज्यादा लिंक है। और जब इन दो कैरेक्टर को लेते हो तो थोड़ा सा पेरेंटल कुछ कम मिलते हैं उसकी तुलना में। तो कंक्लूसिव लाइन सुन लेते, बस केवल 2 ही लाइनें लिखनी है यहां। जब आई के कलर को बॉडी के कलर के साथ लिए तो रिकॉम्बिनेंट 1.3% मिला, और जब आई के कलर को विंग के साइज लिए तो रिकॉम्बिनेंट 37.2% मिला। इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि जो आई कलर का जीन है वो बॉडी कलर के जीन से ज्यादा लिंक है एज कंपेयर टू द जीन ऑफ विंग साइज। इससे ये भी पता चलता है कि जो डब्लू है वो ज्यादा लिंक है किससे? वाई से, और कम लिंक है किससे? एम से। 2 लाइनें केवल लिख लो बस। When eye color taken with किससे? बॉडी कलर, तो क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट कितने थे बेटा? 1.3% और पेरेंटल 98.7%। और जब when आई कलर टेकन विद किससे? विंग साइज, तो क्या मिला? रिकॉम्बिनेंट कितना था? 37.2 और पेरेंटल कितना था? 62.8। जब इन रिजल्ट पर नजर डालते हो तब पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जो आई कलर का जीन है वो किससे ज्यादा टाइट है? बॉडी कलर से ज्यादा टाइटली लिंक है, जबकि विंग के साइज से लूजली लिंक्ड है। तो लिख लीजिए, जीन ऑफ आई कलर आर टाइटली लिंक टू किससे? जीन ऑफ बॉडी कलर देन जीन ऑफ विंग साइज। इसका यह भी मतलब है कि जो डब्लू जीन है वो टाइटली लिंक है किससे? वाई से कि एम से? टाइटली लिंक टू वाई जीन देन एम जीन। इसका यह भी मतलब है कि जो डब्लू जीन है वो किसके करीब ज्यादा है? वाई के करीब है कि एम के?
ब्लू जीन क्लोजली प्रेजेंट टू वाई जीन देन क्या एम जीन। बस आज इतना ही, इसके क्वेश्चन अगले लेक्चर पर कराएंगे।